नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और आज फिर से स्वागत करना चाहूंगी रविंद्र सर का। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय भारत। मेरी तरफ से भी आपको भी सर, हमें सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। जी सर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले भी अपन ने मध्य प्रदेश में करप्शन के ऊपर एक सेशन किया है। आज फिर एक खबर आई है। एक खबर पे एक वीडियो पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे। कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर पड़े छापे में नया खुलासा हुआ है। ईडी को सौरभ के परिजन और दोस्तों के खातों में 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस मिला है। इसके अलावा 23 करोड़ की संपत्ति भी जांच के दायरे में है। साथ ही भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में की गई जांच में 6 करोड़ रुपए की एफडी की जानकारी भी ईडी के हाथ लगी है। फर्मों और कंपनियों के जरिए किए गए इन्वेस्टमेंट का भी खुलासा हुआ है। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से ब्रजेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। जी सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले बार हम लोग इस पर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इस पे यही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बिना किसी नेता का सर पर हाथ हुए ये सारे कांड नहीं किए जा सकते, और नेता भी शीर्षस्थ होना चाहिए। किसी छोटे-मोटे नेता के बस का रोग ये नहीं है। ये जो सौरभ शर्मा है, इसकी नियुक्ति हमारे यहाँ बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति या संविदा नियुक्ति, कि किसी के पिता जब नौकरी पर काम करते-करते डेथ हो गई, तो उसकी जगह उनके परिवार से किसी एक सदस्य को जॉब दिया जाता है। तो उसी इसमें असल में एक इसने झूठा हलफनामा भी दिया था। इसका भाई छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में है। हलफनामा ये देना पड़ता है कि आपका कोई परिवार का सदस्य कहीं भी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो एक तो यहाँ से खेल शुरू हुआ इसका सबसे पहला, कि ये फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्त हो गया, जबकि इसका भाई छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। उसके बाद इसने अपना जो प्रपंच फैलाया है, धीरे धीरे मंत्री आपका अफसरों से इसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग जम गई। इसमें कम से कम देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। पहले भी मैंने लोकायुक्त के रोल का डिस्कशन किया था कि लोकायुक्त का जो कार्यालय है कहीं ना कहीं शंका की दृष्टि में है। वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक लोकायुक्त 7 साल तक बैठे रहे, दूसरे 5 साल तक बैठे रहे, और 12 साल, इन 12 साल में एक ही मुख्यमंत्री रहा, शिवराज सिंह चौहान। उनकी नाक के नीचे ये सब पूरा प्रपंच चलता रहा। उनको खबर नहीं होगी, इसका मैं ये मान नहीं सकता। और इसमें ने अपने जो जितने बैरियर्स होते हैं, जो टोल नाके होते हैं, वो नीलाम करवाना, लोगों को अपने हिसाब से बंटवाना सारा शुरू किया, और सारा अफसरों की मिलीभगत से। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की मर्जी के बिना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मर्जी के बिना, और ऊपर से मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत रहे थे। उसके पहले भी जो 18 विधायक छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनी थी, उसमें भी गोविंद सिंह राजपूत थे। उसके पहले भी बीजेपी के ही मंत्री थे, और शिवराज सिंह चौहान का राज चल रहा था। तो ये भ्रष्टाचार जो फैला है, शिवराज सिंह के जमाने से फैला हुआ है। और ये जो बता रहे हैं कि कुल 23 करोड़ की संपत्ति है, गलत बता रहे हैं। टोटल जो संपत्ति जब्त हुई है ईडी और पुलिस ने मिला के, जो और इनकम टैक्स ने पकड़ी है, वो 34 करोड़ की है, हार्ड कैश। और इसके पास से एक डायरी मिली है जिसमें कोड वर्ड्स में नेताओं के और अफसरों के नाम लिखे हुए, इनिशियल्स पहले, और उस पे किसको कितना अमाउंट दिया गया है वो सारा मेंशन है। और ये अमाउंट जो है करीबन 2000 करोड़ से ऊपर का जा रहा है। तो ये आप सोच लें कि ये कितना लंबा गेम चल रहा था। और मुझे नहीं लगता कि ये 2000 करोड़ का जो डायरी में मेंशन है, इसके अलावा भी कई जगह इसका इन्वेस्टमेंट होगा। अफसरों ने जो फर्जी नामों से करवाया होगा, इसने फर्जी नाम से कई जगह इन्वेस्टमेंट किए हुए, बेनामी इन्वेस्टमेंट किए हुए, बेनामी संपत्ति खरीद के रखी हुई है। वो उसका भी अभी जब इतिहास निकाला जाएगा तो बहुत सारे गड़े मुर्दे निकलेंगे, और जो बदबू फैलेगी, उस बदबू के चपेटे में कई भूतपूर्व मंत्री और अफसर के आने की संभावना है। जी।
तो आगे क्या स्टेप हो सकते हैं इसके कि आगे अब गवर्नमेंट इसको कैसे काउंटर करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अब? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हो गया, ईडी आ गई, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अब ईडी ओके। इनकी सारी जगह खोद के निकालेगी। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि ईडी ने जो केस दर्ज की है उनमें कहीं कहीं निर्णय हुआ है और लोगों की संपत्ति जब्त हुई है, वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। इसके पहले तो सारे मामले दब जाते थे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की तो खुली गंगा बह रही है। यहाँ पे मतलब ये कहते हैं कि आपको काम कराना है, शराब शबाब और पैसा, ये तीन चीज यहाँ पर बहुत चलती है। यहाँ पे कई सेक्स स्कैंडल हुए हैं, वो सारे दबा दिए गए क्योंकि उसमें कई बड़े बड़े अफसरों का इन्वॉल्वमेंट था, कई मंत्रियों के नाम थे। एक मंत्री तो यहाँ पर ऐसे रहे हैं जिनका नाम ही हम लोगों ने रखा था रसिक वर्मा। मतलब सारे मीडिया को मालूम है, यहाँ पर नेशनल मीडिया तक पता है कि वो किस लेवल के नेता हैं। और वो सालों मंत्री रहे, इस बार वो चुनाव हार गए और घर पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही एक और मंत्री जी रहे हैं, इस समय यहाँ मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, बीच में संगठन में चले गए थे। फिर बंगाल के चुनाव को भी उन्होंने प्रभाव सौंपा गया था, तो बंगाल में उनको प्रभाव सौंपा गया था और कितनी बुरी तरह क्या हाल हुए थे। वहां भी किसी फिल्मी हीरोइन के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था, ऐसा सुना था, और उनको वहां से फिर हटाया गया था। तो ये मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार की और अय्याशी का अड्डा बन चुका है, एक तरह से कहें तो। सारे लोग दोनों हाथों से मतलब खनिज संपदा से भरपूर, पानी से भरपूर और उपजाऊ भूमि वाले प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अफसरों के यहाँ 350 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है। मैंने बताया था अरविंद जोशी और का नाम आपको पिछली बार। जी सर। चपरासी के यहाँ 1.5 करोड़ रुपया जमा होता है, केस जब्त होता है, एक मंत्री के चपरासी के यहाँ पे। तो ये मध्य प्रदेश का जो आलम है बहुत खराब है। एक मैं आपको इंदौर का और केस सुनाना चाहूंगा, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हुआ है। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, मेन रोड पे थी। आज की डेट में तो वो रोड मध्य प्रदेश इंदौर की सबसे प्रमुख रोडों में गिनती आती है। उस पर एक रेसिडेंस बना हुआ था। दिग्विजय सिंह के जमाने में वहां पर उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया गया है, जो आज की डेट में इंदौर का सबसे फेमस मॉल है। उस मॉल को कन्वर्ट करवाने की, जमीन पर कन्वर्ट करवाने में दिग्विजय सिंह पर और इन पे लोकायुक्त में केस चल रहा था, ईओडब्ल्यू में केस चल रहा था। मेरे मतलब मैं प्रत्यक्ष दृष्टि रहा हूं, जो भी डील रही है काफी लंबे पैसे का लेन देन हुआ और उस लेन देन में किसी एक केंद्रीय मंत्री के भतीजे का इन्वॉल्वमेंट था। उस केंद्रीय मंत्री के भतीजे ने यहाँ संपर्क किया, उस संपर्क के माध्यम से ईओडब्ल्यू में सेटिंग हुई, पैसे का लेन देन हुआ और जिसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को मतलब कन्वर्ट करवा के एक मॉल खड़ा कर दिया था, वो सज्जन फरार थे विदेश में महीनों से। जैसे ही वो छूटे हैं, मतलब यहाँ से ईओडब्ल्यू ने इनको क्लीन चिट दे दी, उनके पिता को, उनकी माता को और उनकी पत्नी को भी क्लीन चिट दे दी। हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक केस चल रहा था, वहां से हाई कोर्ट से उनकी जमानत हो गई और अब वो बड़े दंदनाते हुए अपनी लंबी लंबी कारों में इंदौर शहर के उसमें घूम रहे हैं। बहुत सारे रियल एस्टेट का उन्होंने किया है। उन्होंने हाउसिंग आपका इसका हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन का कम से कम 40 करोड़ रुपए खा चुके थे वो। उसका उन पे केस चल रहा था, नॉन अवेलेबल वारंट था, वहां से भी वो सारे बरी हो गए। तो यहाँ पे पैसे की महिमा अपरंपार है मध्य प्रदेश में। आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, नेता से लेके तो अफसर तक सब बिके हुए हैं। ईमानदारी के नाम पे आप अगर लेंस लेके ढूंढेंगे, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढेंगे, तो शायद ही कोई एकाध एक ईमानदार अफसर या नेता आपको यहाँ पर मिलेगा। सर ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाइपोथेटिकल हो। जिस हिसाब से ईडी करप्शन लेकर आ रही है ऑफिसर्स के खिलाफ, आपने कहा मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स इन सब में इन्वॉल्व है, क्या ये हो सकता है कि अपोजिशन ये सब के चलते अगर मिनिस्टर्स पकड़ में आते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए?
करंट रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ और सरकार गिर जाए, या फिर ऐसा केस हो कि मिनिस्टर जेल में बैठ के फिर आगे अपनी सरकार चला रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं, ये मतलब नूरा कुश्ती है। आपने इतने सालों से देखा होगा कि बीजेपी की भी सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही। बीजेपी की सरकार बनती थी तो वो कहते थे दिग्विजय सिंह को हम अंदर करा देंगे। दिग्विजय सिंह आते थे तो बीजेपी के नेताओं को अंदर कराने की बात करते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप में। कुछ हुआ गया नहीं। दिग्विजय सिंह भी दंदनाते घूम रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी बीजेपी नेताओं के वो नाम लेते थे वो भी दंदनाते हुए घूम रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं। यहाँ जो भ्रष्टाचार का दलदल है उसमें सब सने हुए हैं। इसलिए ऐसा कोई जो संभावना है बता रही है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रही है, उसकी कोई संभावना दिखती नहीं। सर तो फिर इसका क्या क्या कह सकते हैं कि करप्शन, मध्य प्रदेश में करप्शन का क्या होगा? बस ये दलदल है, इसमें बस फंसे जाओ? कोई ऐसा हो, कोई काउंटर अटैक कर सके, सुधर सके? कैसे सुधर सकती है फिर ये सिचुएशन? शायद इसी के लिए मोहन यादव को, शिवराज सिंह को हटा के बनाया गया है। अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं। नए हैं मोहन यादव भी, प्रशासन पे पकड़ बनाने में उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। प्रशासनिक सर्जरी वो कर रहे हैं। और एक और मैं बता दूं, यहाँ पे गृह मंत्रालय में जो अंधाधुंध लूट मची थी, आज जैसे किसी को अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना है, बंदूक का लाइसेंस लेना है, उसको एनओसी मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो मंत्री जी के पीए, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, भूतपूर्व मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, पहले जो रेट था लाइसेंस का वो 1 से 2 लाख रुपए था। उन पीए महोदय ने बढ़ा के 6 लाख रुपए तक का यहाँ पर लाइसेंस मिलता है, सारा क्लियरेंस होने के बाद। पुलिस से क्लियरेंस है, सब जगह से क्लियरेंस है, इसके बाद भी बिना पैसे दिए यहाँ पे रिवॉल्वर का या बंदूक का लाइसेंस नहीं बनता है। छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक यहाँ तो पटवारी भी करोड़पति हैं, चपरासी करोड़पति हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे ये भ्रष्टाचार की गर्त में ये प्रदेश कहां तक डूबा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, जिस तरीके से आपने ये सेशन दोबारा करप्शन पर किया और समझाया कि सच में एमपी करप्शन का दलदल बन चुका है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझाया, और जो एग्जाम्पल्स आपने बताए उससे भी बहुत अच्छे से समझ आया। इसी के साथ ये सेशन यही एंड करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सर। जय श्री राम, जय भारत।